द कूलम्स लॉ। जैसे हम लोगों ने मैकेनिक्स के अंदर एक चीज़ डिस्कस की हुई है कि न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ है, इस यूनिवर्स में मौजूद हर दो मैसेज में, हर दो ऑब्जेक्ट में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, जिसको कैलकुलेट किया था न्यूटन ने और फार्मूला था हमारे पास F इज इक्वल टू G m1 m2/r²। यानी वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू मैसेज ऑफ दिस यूनिवर्स, वो दोनों मैसेज की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो मैसेज के दरमियान में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। ऐसी ही एक कैलकुलेशन हम चार्जेस पे देखेंगे बाय कूलम्स लॉ। कूलम साइंटिस्ट ने दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स, दो चार्जेस आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं वो फोर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला दिया है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट है force of attraction or repulsion between any 2 point charges is directly proportional to product of the magnitude of charges। यानी अगर आप देख रहे हैं दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, तो दोनों चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है डिपेंड करता है कि चार्ज सेम नेचर के हैं या ऑपोजिट नेचर के हैं। अगर चार्ज सेम नेचर के हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर ऑपोजिट नेचर के हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। डायग्राम में भी आप देख रहे हैं। तो ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं चार्जेस एक दूसरे पर, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड को हम लिखने जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to product of the magnitude of charges and inversely proportional to square of the distance between these two charges। अगर हम डायग्राम में देखें तो हमने सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस शो किया हुआ है वो r है, इसलिए हमने लिखा है कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द r। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास आएगा एक ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हम इक्वेशन फॉर्म में भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं, k कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट, k Q1 Q2/r²। यानी यही दो रिलेशन कंबाइन किए हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और साथ ही हमने क्या किया है उस प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट लगा के इक्वेशन बना लिया है। तो ये आपके पास कूलम लॉ से हम इन दो चार्जेस के दरमियान में लगने वाली जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड लिखी है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो फोर्स है ये लॉन्ग रेंज फोर्स आएगी, यानी अगर आप फोर्स को हैं तो R मस्ट बी इन्फिनिटी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। और एक और बात जो यहाँ पर आप नोट करेंगे कि ये जो आपके पास चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो फोर्स असल में मीडियम डिपेंडेंट है। कि यहाँ पर जो कूलम कांस्टेंट है ये डिपेंड करते हैं इसकी वैल्यू के दरमियान में मीडियम कौन सा है इन चार्जेस के दरमियान। और अगर हम अभी बात कर रहे हैं मैक्सिमम फोर्स के लिए तो इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान में मौजूद होना चाहिए वैक्यूम। तो वैक्यूम की मौजूदगी में हम k को लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर इसकी वैल्यू देखेंगे 9 10 पावर 9। यूनिट देखने हैं तो यहाँ से देख सकते हैं k के यूनिट F/r²/Q1 Q2 फार्मूला बन जाएगा। तो यूनिट आप लिख सकेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमें इस k को हमने कूलम कांस्टेंट कहा है। यहाँ पर एक जो चीज़ यूज हुई है आपके पास एप्सिलॉन नॉट, वो है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस जो है इसकी परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से शो किया हुआ है, और एप्सिलॉन नॉट अगर आप लिखना चाहें तो ये आएगा 1/4 पाई k बाय दिस फार्मूला। वैल्यूज लगा दें अगर यहाँ पर k की तो आप एप्सिलॉन नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 8.85 10 पावर -12। और अगर यूनिट देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट इनवर्स होंगे k के यूनिट के, यानी यहाँ पर आप इसको देखें एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा तो 1/4 पाई k। तो k के यूनिट क्या थे जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर यूनिट क्या बनेंगे, अब यहाँ पर आपके पास यूनिट आएंगे इसका इनवर्स, यानी ये यूनिट बनेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है कूलम लॉ की जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमने लिखी है सामने, और यहाँ पर मीडियम का जिक्र किया है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट में कैलकुलेट करते वक्त मीडियम का रोल नहीं होता। वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है कि दो मैसेज में मीडियम क्या है, वो फोर्स वही रहती है, क्योंकि वहाँ पर कांस्टेंट जी यूज होता है और वो जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो आपके पास मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता। अब हम इस स्टेटमेंट से रिलेटेड किस तरह से कोई एमसीक्यू पूछा जा सकता है उसको देखते हैं। तो स्टेटमेंट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करते हैं।
force between two neutrons placed at a distance of 1 centimeter from each other is 9 10 power 9 Newton, 0 4 10 power 4 Newton और है 1.6 10 पावर -19 न्यूटन। लेकिन जो कूलम लॉ है इसमें हमने जो फोर्स कैलकुलेट की थी वो फोर्स थी बिटवीन टू चार्जेस, यानी फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस थी। लेकिन यहाँ पर हम डील कर रहे हैं इस एमसीक्यू में क्योंकि दो न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो Q1 भी 0 और Q2 भी 0, जिस वजह से आपके पास जो फोर्स होगी बिटवीन दीज टू न्यूट्रॉन्स वो आपके पास क्या आएगी 0। तो इसलिए हम लोग बीटा ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, a point charge at a distance x from another point charge experience a force of repulsion, which one of the following graph show the force is related to x। तो अब आप लोग जैसा कि जानते हैं हमने कहा था कि फोर्स जो है वो असल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है। तो अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है तो आप अगर इसको एज अ सिंगल टर्म यूज करें f प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1/x स्क्वायर और f के दरमियान में ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। इस वजह से आपके पास जो है वो बीटा इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कूलम फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज f इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल, distance between the charge is halved, the force between them become f 4f 8f और 16f। तो अब आप लोगों के पास जो फार्मूला है वो हमने स्टेटमेंट डिस्कस की थी। फार्मूला था आपके पास f इज इक्वल टू k q1 q2 ओवर r स्क्वायर या फिर x स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि कूलम फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है। पहले फोर्स F है, अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डबल कर दें, यहाँ भी आप 2 कर दें यहाँ भी 2 कर दें तो 2 × 2 4 हो जाएगा। और डिस्टेंस जो है वो लिखा हुआ है हमने कि हाफ करना है, तो यहाँ अगर आप 1/2 करेंगे, ऊपर स्केयर भी है तो 1/4, यानी यहाँ आ जाएगा 1/4 और यहाँ पर 4, ये 1/4 ऊपर जाएगा तो जो न्यू फोर्स आएगी वो आपके पास आ जाएगी 2 × 2 4 और ये 1/4 का 4 न्यूमिनेटर में जाएगा तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगा 16। तो ये 16 k q1 q2 ओवर r स्क्वायर, मतलब ऑप्शन जो है वो आपके पास डेल्टा राइट है 16f। नेक्स्ट हमारे पास एक डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल, देन कूलम फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल बी मिनिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। अब आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो आपके पास चारों कॉर्नर के ऊपर चार्ज है वो Q1 Q2 Q3 Q4 से डिनोट किया गया है। सब चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्या आ रही है सेम। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास प्रोडक्ट की बुनियाद पे अगर फैसला करना हो तो फिर तो आपके पास तमाम जो आपके पास कॉर्नर पे चार्जेस पड़े हैं, चाहे आप पहली ऑप्शन देख ली Q1 और Q2, तो प्रोडक्ट करेंगे इनकी तो 4 आएगा। अगर आप Q3 और Q4 को प्रोडक्ट करेंगे फिर भी आपके पास 4 आएगा। Q1 एंड Q3 में देखेंगे तब भी आपके पास 4 आएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट Q1 और Q4 की देखें तब भी इसका मतलब है प्रोडक्ट से हम फैसला नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट तो तमाम चार्जेस की एक जैसी आ रही है प्रोडक्ट। लेकिन अगर डिस्टेंस देखें तो वो चार्जेस जो आपके पास डायगोनल के अलोंग हैं, क्योंकि आपको पता है डायगोनल में जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू द बेस और द परपेंडिकुलर। तो जो आपके पास A और D कॉर्नर है यानी डायगोनल के अलोंग चार्ज है Q1 एंड Q4, यहाँ पर डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा तो फोर्स विल बी मिनिमम। तो Q1 एंड Q4 डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है in comparison with the electrostatic force between two electrons, the electrostatic force between two protons। अब हमारा क्योंकि जैसे डिस्कस हुआ था कि जो फोर्स है वो असल में प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है, चाहे दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फोर्स कैलकुलेट करें या दो आप प्रोटॉन के दरमियान में करें, तो यहाँ पर होगा क्या कि प्रोटॉन्स पे भी उतना ही चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे भी उतना, तो ये फोर्स आपके पास सेम आएगी क्योंकि मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट सेम आएगी। और एक बात यहाँ खास ख्याल रखें कि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ दो प्रोटॉन, मैसेस डिफरेंट हैं, लेकिन कूलम फोर्स जो है वो मैस से इंडिपेंडेंट है, मैस पे डिपेंड नहीं करती। इसका ताल्लुक सिर्फ किससे है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस से। तो ये आपके पास इस आर्टिकल से रिलेटेड हमारे कुछ स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे जो हमने डिस्कस किए हैं। तो अब हम डील करेंगे कि जब दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम के अलावा जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इंसुलेटर मीडियम है। पहले हम लोगों ने जो लिखा था फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और K को हमने कहा था
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये तब है जब आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस वैक्यूम के अंदर मौजूद हों। अगर उन दोनों चार्जेस के दरमियान में कोई इंसुलेटर मीडियम है तो वो जो है वो इन चार्जेस के दरमियान में एग्जर्ट होने वाली फोर्स को रिड्यूस कर देता है बाय अ सर्टेन फैक्टर। और वो कितनी फोर्स रिड्यूस होगी एज कम्पेयर टू द फोर्स इन वैक्यूम, वो डिपेंड करता है कि जो आपने डाइलेक्ट्रिक रखा है दोनों के दरमियान में, वो डाइलेक्ट्रिक की नेचर क्या है। हर डाइलेक्ट्रिक के अपने कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो हमारे पास यहाँ पर जब आप फोर्स डिस्कस करते हैं दो चार्जेस के दरमियान में इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो वो जो फोर्स है वो पहले वाली जो फोर्स थी, जो वैक्यूम में फोर्स थी, उससे सर्टेन फैक्टर रिड्यूस हो जाती है। और वो जो सर्टेन फैक्टर है उसको हम लिख रहे हैं एप्सिलॉन आर, यानी फोर्स रिड्यूस बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स। ये एप्सिलॉन आर टाइम्स रिड्यूस मतलब है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी इसको बोलते हैं। जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना वो आपके पास क्या करेगा, फोर्स को ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर अगर डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में आप दो चार्जेस को प्लेस करते हैं तो फार्मूला जो बन जाएगा आपके पास, पहले फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और अब आपके पास साथ ही फैक्टर आ रहा है एप्सिलॉन आर, जिसको आप क्या कह रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम लोग जो रिलेटिव परमिटिविटी है अगर इसके बारे में देखें तो रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि आपके पास यहाँ से दो चीज़ों की रेशियो है, फोर्स इन द वैक्यूम और फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो दो चीज़ों की रेशियो होने की वजह से एप्सिलॉन आर जो है हैव नो यूनिट। आपके पास एप्सिलॉन आर के जो हैं वो यूनिट नहीं होते हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा थी और डाइलेक्ट्रिक में कम है, यानी ये वाला फैक्टर ज़्यादा है और ये वाला फैक्टर कम है। जब बड़े फैक्टर को, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी ग्रेटर देन 1। तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 1 होती है, यूनिट इसका नहीं होता है। और इसी तरह से अब एक और चीज़ हम लोग डिस्कस कर लें कि जो आपके पास दो हमने चार्जेस बनाए हुए हैं, जिन दो चार्जेस की हम बात करते हैं, अगर सपोज ये दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस के दरमियान में जो कूलम फोर्स लग रही है वो इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स को आप ज्वाइन करें और इन सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर ही एक्ट करेगी। ये आपके पास फोर्स यूँ आएगी। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, फोर्स 1 2 यानी जो 1 पर लगी है 2 की वजह से वो फोर्स भी, और जो 2 पर लगी है 1 की वजह से वो फोर्स भी, दोनों उसी लाइन के ऊपर हैं जो लाइन क्या कर रही है, दोनों चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है। तो अब इस हिस्से से रिलेटेड हम चंद MCQs देखते हैं। तो अब हम चंद और MCQ डिस्कस करते हैं डाइलेक्ट्रिक के हवाले से और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के हवाले से। तो MCQ है, व्हेन relative permittivity of the medium is increased, the force between two charges placed at a given distance apart increases, decreases, remains same and none of these। तो हम कह रहे हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अगर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आपके पास जो फोर्स होगी उसकी वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो डिक्रीज इज द राइट ऑप्शन, बीटा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी हम लोगों ने कहा कि ये जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर, जो रिलेटिव परमिटिविटी जिसे आप कहते हैं, ये क्योंकि रेशियो है वैक्यूम में फोर्स और डाइलेक्ट्रिक में फोर्स की, और वैक्यूम में फोर्स क्योंकि ग्रेटर थी तो हम लोगों ने भी लिखा भी था कि ये जो फोर्स है वैक्यूम में डिवाइडेड बाय फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक, ये रेशियो डिफाइन करती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो क्योंकि वैक्यूम में फोर्स ग्रेटर है तो हमने कहा था कि ऊपर वैल्यू बड़ी है तो आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। तो इनमें से जो 1 से ग्रेटर वैल्यू है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो सकती है। तो आप चेक कर सकते हैं -1, 0.5 और 0, ये तीनों ही क्योंकि 1 से स्मॉलर हैं तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं हो सकती है। जो डेल्टा ऑप्शन है आपके पास 2.4, वो क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, वो 1 से ग्रेटर है इसलिए। नेक्स्ट हमारे पास है टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन द वैक्यूम एट अ डिस्टेंस G, the force between them is F if medium of the dielectric constant 4 is introduced। तो बस सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पर आपके पास इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 आ जाएगी तो फोर्स क्या बन जाएगी, F/4। तो आप देख सकते हैं F/4 जो डेल्टा में लिखा है वही राइट ऑप्शन है इसका। उसके बाद लिखा है इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन AB, द कूलम फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन विल बी। अब मसला ये है कि हम लोग कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो चार्जेस आपके पास ये पड़े हैं, सपोज ये स्ट्रेट लाइन AB आप इसको कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कूलम फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस। कूलम फोर्स से तो हमें इनकार नहीं है,
इन दोनों चार्जेस में कूलम फोर्स तो होगी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, लेकिन वो कह रहा है कूलम फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करें परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कूलम फोर्स इज ऑलवेज ऑन द लाइन विच ज्वाइन द सेंटर ऑफ द चार्जेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगी इस लाइन ए बी के, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आपके पास आएगा डेल्टा 0। तो स्टूडेंट्स अब सवाल ये है कि जब हम कह रहे हैं कि कूलम फोर्स जो है वो चार्ज 1 भी एग्जर्ट करता है चार्ज 2 पे और चार्ज 2 भी करता है चार्ज 1 पे, तो जो हम फार्मूला लिख रहे थे फोर्स का के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वो कौन सा फार्मूला है? क्या वो फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज 1 है या फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज 2 है? तो कूलम फोर्स क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स है, जितनी फोर्स ये वाला चार्ज Q1 लगाएगा Q2 के ऊपर उतनी ही फोर्स Q2 भी लगाएगा Q1 के ऊपर। तो जो हम फार्मूला लिख रहे थे ना स्टूडेंट्स, F12 कह लें उसको या F21 कह लें, मतलब कि फोर्स ऑन द चार्ज 1 या फिर फोर्स ऑन द चार्ज 2, वो दोनों में से कोई भी आप लिखना चाहें, फार्मूला हमारा वही है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी दोनों एक दूसरे पर एग्जैक्टली इक्वल फोर्स लगा रहे होते हैं, एक ही फार्मूले से वो फोर्स कैलकुलेट होनी है। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं हमें वेक्टर फॉर्म में देखना है, क्या वेक्टोरियली ये दो फोर्सेस डिफरेंट हैं, तो जो फोर्स है ऑन द चार्ज 1 वो देखें, क्योंकि आपके पास दोनों चार्जेस अगर सेम हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो होगा क्या कि ये इसको रिपेल करेगा और ये फोर्स आपके पास इस तरफ आएगी। वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहें तो फोर्स ऑन द चार्ज 1 ड्यू टू द चार्ज 2 आएगी के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और साथ क्योंकि वेक्टर के लिए डायरेक्शन भी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर है R12, ये आपके सामने डायग्राम में बना हुआ है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स शो करने के लिए। और अगर आप कहेंगे कि हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है ऑन द चार्ज 2, तो फार्मूला तो सेम आएगा, मैग्नीट्यूड फार्मूला तो सेम आएगा के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, लेकिन जो आपके पास डायरेक्शन है इस फोर्स की वो आपके पास ऑपोजिट है, यानी इस पर अगर इस तरफ फोर्स लग रही थी तो आपके पास जो दूसरा चार्ज है उस पर फोर्स लगेगी, तो इसी लाइन के ऊपर लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन शो करेगा वो आपके पास क्या आएगा R21। अब आप देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर मतलब दोनों की आपके पास जो मैग्नीट्यूड आएगी वो तो सेम आएगी, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है, तो आपके पास मैग्नीट्यूड के हवाले से तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन डायरेक्शन में फ़र्क है, यानी R21 और R12 इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं। तो अगर आप लिखना चाहें स्टूडेंट तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन द 2 ड्यू टू द चार्ज 1 के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पर आप इस R21 की बजाय अगर R12 यूनिट वेक्टर लिखना चाहें तो साथ क्या आ जाएगा एक नेगेटिव साइन, क्योंकि ये दोनों हैं तो यूनिट वेक्टर लेकिन ऑपोजिट टू ईच अदर। तो अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि आपके पास ये सारा फार्मूला बन जाएगा F21 इक्वल टू F12 बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि F21 फोर्स जो है ये इक्वल आएगी मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट आएगी डायरेक्शन में टू द फोर्स 1-2। तो ये आपके पास इस तरह से है, दोनों चार्जेस एक जितनी मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाएंगे लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती क्योंकि दो डिफरेंट बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस कैंसिल नहीं करती हैं, ये म्यूचुअल फोर्स हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ MCQs देखते हैं। तो अब हम लोग म्यूचुअल फोर्स के हवाले से MCQ डिस्कस कर लेते हैं। MCQ है जी, 2 charges 1 microcoulomb and 5 microcoulomb are separated by 20 centimeter. The ratio of the electric force acting on them will be. मतलब यह है कि जो दो चार्जेस हैं उनमें जो चार्ज 1-2 पर फोर्स लगा रहा है और जो 2-1 पर फोर्स लगा रहा है, यानी एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम है और एक 5 माइक्रोकूलम है, यानी एक की मैग्नीट्यूड कम है और एक की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो कौन ज़्यादा फोर्स लगाएगा? क्या 1 माइक्रोकूलम वाला ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन द चार्ज 5 माइक्रोकूलम, या फिर 5 माइक्रोकूलम वाला जो है वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा? तो स्टूडेंट इसका आंसर हम पहले भी कर चुके हैं कि ये म्यूचुअल फोर्स है, दोनों चार्जेस इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो जब इक्वल फोर्स लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? सेम चीज़ों की रेशो क्या आती है? 1:1। तो आपके पास क्या होगा? ये दोनों चार्जेस एक जैसी फोर्स लगाएंगे, यानी कहने का मतलब है चार्ज की किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड कम कर दे ज़्यादा कर दे। एक आप कहते हैं कि मेरे पास छोटा सा चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का और एक बड़ा चार्ज है 5 कूलम का, तो कौन ज़्यादा फोर्स लगाएगा? तो ऐसा नहीं है, दोनों एक जैसी ही फोर्स लगाएंगे। कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, इक्वल बट ऑपोजिट, तो रेशो 1/1 है ये आपके पास।
अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर अब हम लोग एक स्पेशल चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके पास दो चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम है या डाइलेक्ट्रिक है तो वो फोर्स किस तरह से डील होगी। अब हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या किया है, दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स को बाय अ मेटल वायर कनेक्ट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि मेटल कंडक्टिंग होती है तो उसमें से चार्ज फ्लो कर जाएगा, जब चार्ज फ्लो करेगा तो एक न्यू चार्ज सिस्टम बन जाएगा हमारे पास। तो हमें फोर्स क्या करनी पड़ेगी, दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी अगर हम देखें टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स विद द charges plus 2q and minus q are separated by some distance, exert force F on each other। हम ऐसा करते हैं, पहले इस फोर्स F की ही बात कर लेते हैं। F इज इक्वल टू K। फर्स्ट चार्ज आपके पास कितना है जी, वो 2q है, और सेकंड जो है वो माइनस q है। तो हम क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये फोर्स क्या आ जाएगी, यूँ आपके पास कैलकुलेट होगी ओवर आर स्क्वायर। मतलब ये फोर्स है 2kq स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। अब आप क्या करने जा रहे हैं, ये जो दो आपके पास ऑब्जेक्ट्स थे इनको एक मेटल वायर से कनेक्ट करने जा रहे हैं। जब एक मेटल वायर से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा, और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों साइड पर एक जैसा चार्ज ना आ जाए। अब देखें, ऐसी सिचुएशन में आप पहले नेट चार्ज देख लें कि कितना है। एक बॉडी पे था +2q, सेकेंड बॉडी पे था -q। तो नेट चार्ज क्या बना स्टूडेंट्स, नेट चार्ज आपके पास आ गया q ओनली। अब क्या होगा, ये जो q चार्ज है आपके पास, इस चार्ज को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दोनों पर। मतलब ये कि ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, q/2 चार्ज एक साइड पे और q/2 दूसरी साइड पे। तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, अब न्यू जो आपके पास सिस्टम बना है कि जिसमें जो आपके पास पहले मौजूद चार्जेस थे वो नहीं रहे हैं। अब आपके पास इस साइड पे जो चार्ज आ गया है वो कितना है, वो आपके पास है q/2, और दूसरे साइड पे भी कितना है यहाँ पर q/2। अब हम इन दोनों के दरमियान में फोर्स कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो फोर्स आपके पास क्या आ जाएगी, k फर्स्ट चार्ज q/2, सेकंड चार्ज q/2 ओवर आर स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास सिचुएशन ये बनेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास आ जाएगा k q स्क्वायर और साथ आपके पास